चैप्टर डिवेंचर। लास्ट क्लास तो ऐसे कल यस्टरडे आपने इशू ऑफ शेयर पे टेस्ट दिया, कैसे फीलिंग कैसा हुआ, इसका फीलिंग सही था और एमसीक्यू जब मालूम था कि है तो पूछ क्यों नहीं लिए थे मंडे पे क्लास फ्राइडे डिवेंचर की जगह वही बता दिए होते। एनीवे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, पेपर कल परसों मिलता है तो डिस्कस करना है, चलता रहेगा ऐसे ही, मतलब आराम नहीं करना है। एक चैप्टर खत्म दूसरा टेस्ट चालू, इससे भी आप फुर्सत में हो आजकल आप लोग ज्यादा कुछ लोगों का ओवर है ऐसा नहीं रहता, तो हैप्पी बी डिफरेंट। डिवेंचर बताओ, और अब पूछा करेंगे और जो चुप रहता है ना तो एक बहुत गलत फीडबैक शुरू आजकल देगा, यहाँ चुप रह जाता है, बाहर फिर बोलता समझ में नहीं आया। तो मुझे लगता है कि जब समझ आ गया तो अभी इससे बेहतर है कि आपसे ही पूछो। डिवेंचर होमवर्क दिए थे 3, कौन कौन सा? 8, 9 and 10। कोई डाउट? 9 तो डिवेंचर पिछले क्लास बहुत एक सिंपल कंक्लूजन था, जो इशू ऑफ शेयर में था सारा का सारा ही इशू ऑफ डिवेंचर में भी चलेगा, कहीं कहीं थोड़ा बहुत चीज बदल सकता है, कहीं कहीं। तो इशू ऑफ शेयर हो या डिवेंचर हो, बातें पूरी की पूरी वही है, शब्द भी वही है करीब करीब। हाँ, शेयर एक यूनिट ऑफ कैपिटल था और डिवेंचर यूनिट ऑफ लोन। दोनों के बारे में बिजनेस स्टडी या कॉमर्स के पेपर में पढ़े ही होंगे कि दोनों की अलग अलग विशेषताएं क्या है, और वो जो फीचर्स आप पढ़े हो बिजनेस स्टडी या कॉमर्स के नाम पे, सिंपली वही रियल लाइफ में एनालिसिस करते वक्त या सम को सॉल्व करते वक्त ध्यान भी रखना पड़ता है कि आखिर शेयर और डिवेंचर्स में फर्क क्या था, दोनों का फीचर्स, और उसे ध्यान रखना। प्रैक्टिकल चैप्टर्स में कुछ एक चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी, उसे याद नहीं रखना पड़ता है। कैपिटल अपना है और मालिक का है, डिवेंचर लोन है, दूसरों से लिया गया है। तो कैपिटल जब अपना है तो कोई गारंटी नहीं है कि प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा, कितना मिलेगा। पर डिवेंचर जिससे लिए हो, गारंटी दी हो कि इतना रुपया हम तुम्हें जरूर ब्याज के तौर पे देंगे, चाहे प्रॉफिट हो या नुकसान हो। बट मालिक तो तभी निकाल सकता है जब उसको क्या हो, प्रॉफिट होगा। प्लस जब बिजनेस बंद करने की बारी आएगी तो नेचुरली अपना और जिससे लोन लिए हो दोनों का पैसा है, तो पहले किसको वापस करोगे? पहले खुद का लेके चल जाओगे ना, पहले उसका दोगे? पहले उसका दोगे। तो नेचुरल है कि रीपेमेंट जब होगा तो पहले उसका होगा। बट बाकी जो फीचर्स थे वो तो बहुत डिटेल एंड एलोबरेट उस चैप्टर में पॉलिटिकल टर्म्स में पढ़े। यहाँ तो सिर्फ उसी का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखना है जो ट्रांजैक्शंस के कारण अराइव हुआ। शेयर्स की तरह सारा था, तो सम नंबर 9 डिवेंचर, इसको लेके डाउट है, आप कह रहे हो कि एक कंपनी 500 डिवेंचर इशू की, और वो डिवेंचर था 100 रुपया वाला,
मतलब 10% प्रीमियम पे है तो 110 आपका मिलेगा ही, लेना ही है। फिर 20% was to be paid with application, 30% together with premium and on allotment and balance on call। अब ये प्रॉब्लम है कि 20-30 जो बोला गया वो कौन से अमाउंट का, 100 का या 110 का? 20-30 ये कोई प्रीमियम और डिस्काउंट का अमाउंट नहीं है जो फेस वैल्यू पे होगा। हमने आपको कहा कि मैं आपसे 110 लूंगा और मैं आपको ये बोलूँ कि 20% दो। मैंने आपको बोल दिया था ना कि मैं आपसे लूंगा 110 लूंगा और मैं आपको ये रिलेटिव फिगर में बोलूँ कि मुझे 20% आप दीजिए, तो 100 का दोगे या 110 का? जो वास्तविक जिंदगी में होता है वही अकाउंटिंग में होता है। जब कोई भी परसेंटेज के बाद वाली भाषा उस पीएल अप्रूव का कमीशन वो लिखते हैं। इंटरेस्ट है तो एक समय का जिक्र होता है, लेकिन बाकी किसी भी जगह पे परसेंटेज हुआ कहीं भी उसके बाद वाली भाषा का कंट्रोल चाहिए। और उस पे बातें क्या बोले थे कभी, वो क्वेश्चन मार्क दो घटना हो सकती है, या तो वो स्पेसिफिक है कि किस पे, या तो वो क्या है स्पेसिफिक है किस पे। मतलब जैसे जिंदगी में 20% ऑन कैश या फिर सॉरी कॉस्ट, 20% ऑन सेल, या फिर यहाँ 20% ऑन इशू प्राइस, 20% ऑन फेस वैल्यू। जब स्पेसिफिक होता तो सोचना, तो स्पेसिफिक का मतलब क्या, सामने वाले ने बोल दिया किस पे। तो जब बातें स्पेसिफिक है तब तो टेंशन ही नहीं, लेकिन टेंशन कब, जब बातें क्या है साइलेंट। और जब साइलेंट है तो हम लोग उसे हमेशा पकड़ लेते हैं किसके आधार पे, रियल लाइफ में वो किस पे होता है। और रियल लाइफ में वो किस पे होता है तो उसी को आप याद करने की कोशिश करते हो, उसी को फिर याद करने की क्या करते हो, कोशिश करते हो। तो ध्यान रखो, थोड़ा थोड़ा चीज या थोड़ी थोड़ी बातों का कंट्रोल तुम्हें रखना पड़ेगा यदि आप उस फर्दर स्टडी के तरीके से उसे देख लो तो। कि कोई भी परसेंटेज इंटरेस्ट वो तो आप भी जानते हो, 10% किस पे, जो अमाउंट आप कैपिटल लोन होगा उसी पे, वो तो हमेशा उस पे होगा, उसको लेके बात नहीं होती। इंटरेस्ट को छोड़ करके कोई भी परसेंटेज का बाद वाला वर्ड आप हमेशा छोड़ते हो। बार बार रिक्वेस्ट करता हूं और ये ध्यान रखा करो, कभी भी पढ़ो तो अपने मन से वो जरूर पूछो कि वो परसेंटेज हम किस पे अप्लाई करें। हमेशा अपने आप जो छोटा छोटा गलती आप कहीं भी करते थे सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही परसेंटेज देखो अपने मन से वो क्वेश्चन जरूर किस पे, और जब वो क्वेश्चंस आए या फिर पढ़ना छोड़ देते हो तो कम से कम क्वेश्चन से भी फिर ढूंढना चालू कर दोगे कि क्या कुछ बोला है, क्या कुछ बोला है स्पेसिफिक टर्म्स, यहाँ उस पे या फिर साइलेंट। जब कभी हम लोग कभी जीपी परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज, ये भी दोनों जिंदगी में बहुत जगह मिलेगा।
फिर वही ऑन कॉस्ट, काहे दिमाग लगाना, कॉस्ट पे होगा। ऑन सेल, सेल पे होगा, जो बोल दे उस पे होगा, लेकिन साइलेंट होगा। तो फिर वो होता किस पे, वो सोचना पड़ेगा ना। जब साइलेंट है तो होता तो आप भी समझ लो किस पे होता है वो नॉर्मल लाइफ में। साइलेंट होने पे वो किस पे होगा, ऑन सेल पे होगा। थोड़ी देर पहले या जो भी है प्रीमियम या डिस्काउंट परसेंटेज स्पेसिफिक है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट साइलेंट है तो हमेशा किस पे, फेस वैल्यू पे, या फिर प्रीमियम ही नहीं और एक नाम कौन, डिवेंचर का इंटरेस्ट, या फिर किसका, डिविडेंड का परसेंटेज, डिविडेंड का परसेंटेज। और ये जो प्रीमियम और डिस्काउंट है, ध्यान रखना ये जो भी होगा एक तरह से कभी भी इशू डंसन भी हो या इशू भी कभी भी। तो बात हमने कहा कि आपका कंसर्न्स कहाँ, आपकी चिंता कहाँ होनी चाहिए, जब साइलेंट हो तो, जब साइलेंट हो तो कभी मजाक नहीं बोले थे, तुम चुप रहोगे तो टेंशन है यार क्या करेगा मालूम नहीं, बट बोले होते टेंशन बोल दिए ना क्या करना है। बट एक इंसान का चुप रहना ही टेंशन है, पता नहीं क्या करेगा, गुस्सा है नर्वस है मालूम ही नहीं। बट यदि बोल रहे हो तो रिएक्शन समझ में आ रहा है, फिर तो दिक्कत ही नहीं है यार। ये होता है उसमें क्लियर। अब अभी जैसे देखा कि अब जो परसेंटेज था वो क्या था, कितना पैसा लेना है, कितना पैसा लेना है। तो लेना 110 है तो 20% 110 का ही होगा ना, लेना यदि 110 है तो 20% किसका होगा, 110 का ही होगा। ध्यान रखोगे, इसी को मैंने कहा था कमीशन का भी परसेंटेज होगा। इसी तरह और एक किसका परसेंटेज की रकम में देखे थे, कमीशन का भी परसेंटेज। और ये ऑलवेज क्या किया जाएगा, क्योंकि वो साइलेंट टर्म्स थोड़ा सा बोलना क्या है, ऐसे हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कमीशन पीएल प्रो में गड़बड़ है, बट रियल लाइफ में मान लो तुम कभी किसी को क्या बोलते हो, भाई तेरा सामान बिकवाया 2% कमीशन दे, बोलते हो ना। तो 2% कमीशन दे तो वो कौन सा प्राइस पे होना चाहिए, जो जिस दाम पे सामान बेचा और खरीदा गया है उसको। पढ़े लिखे इंसान हो तो पढ़ी लिखी भाषा भी यूज करोगे, कौन सा प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस। अब उस ट्रांजैक्शन प्राइस को आप सेल प्राइस बोलो या जो भी उस ट्रांजैक्शन प्राइस बोल सकते हो, या फिर बोल सकते थे कंपनी को मैंने आपका शेयर बिकवाया 2% दीजिए। आप कंपनी को बोल सकते थे ना कि मैंने आपका शेयर बिकवाया, अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटर ने कंपनी का क्या बिकवाया, शेयर बिकवाया, कमीशन देगा। कौन से प्राइस पे देगा, फेस वैल्यू पे ना इशू प्राइस पे। कंपनी का 100 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 400 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया, 400 के प्रीमियम पे कितने में बिकवाया, 500। 2% कमीशन लेने की बारी आएगी तो किस पे लेगा, 500 पे। जब अपना फायदा दिख जाता है, ये गलती दिख रहा था, 2% पर किस पे लेगा, 500 पे ही लेगा ना भाई। तो बात वही है ना, स्पेसिफिक रहता कंपनी बोली भाई फेस वैल्यू पे देंगे तो बोल दिया, फिर हम क्या सोचे। लेकिन जब साइलेंट है तो नेचुरल है, मैंने एक वर्ड कहा किस पे होना चाहिए, जो रियल लाइफ में होता है। और वो थोड़ी सी याद करने की कहानी है। तो जैसे मैंने कहा कमीशन और ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन प्राइस यानी साइलेंट रहा तो व्हाट, इशू प्राइस,
बट एक सामान के सिलसिले में व्हाट सेल प्राइस, तो वैसे तो बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे, इसीलिए एक डिप्लोमेटिक वर्ड व्हिच प्राइस ट्रांजैक्शन प्राइस। ओके, पार्टनरशिप का कमीशन, पार्टनर का बहुत सारे टर्म्स होते हैं, ऑन सेल, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, वो सारी भाषा। तो परसेंटेज अपने आप में एक रिलेटिव टर्म है और रिलेटिव टर्म को हमेशा एक सहारे की जरूरत पड़ती है, हमेशा एक सहारे की जरूरत पड़ती है, और वो सहारा सब में दे दिया तब तो वेल एंड गुड, नहीं दिया तो टेंशन चालू, नहीं दिया तो टेंशन चालू। जैसे आप यहाँ रुक गए थे, अब फालतू का रुके थे, कुछ छोटी सी जनरल बातें आपको ध्यान में रखी, बातें आती तो आप आराम से कर लेते, गलती भी नहीं होता। आप रुके इसलिए बिकॉज आप एक एक टर्म्स का कंट्रोल अलग से करना ही नहीं चाहते, और वो मिलेगा सभी जगह, वो मिलना सभी जगह। और इसलिए मैंने कमीशन को समझाते वक्त पार्टनरशिप में कहा था बहुत ध्यान से देखो, कहीं भी मिला हो, कहीं भी। हाँ, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बातें आपको पता नहीं है तो समझ में आता है, लेकिन उस चैप्टर से रिलेटेड जब कहानी आपको समझा दिया जाता है तो उसके बाद तो फिर आपको खुद ही बढ़ जाना है। तो 20% किसका लेना था? 110 का, साइलेंट है, यदि फेस वैल्यू बोलता तो 100 पे लेते। ओके, तो 20% ऑफ 100, नेक्स्ट 110 था, 110 का 30%, 33 हो जाएगा, 23 प्लस 10 एंड 55 तो हो ही गया, तो बाकी बचे 55, और वही है सबका स्केचिंग करिए, फिर एंट्री उसी को लेके कर लेना था, तो उसी को लेके कर लेना था, बाकी तो आप भी जानते हो। कैसे बोलो? रीपे का एंट्री नहीं करना, जब पैसा वापस होगा उसके बारे में आपको नहीं करना है, लेकिन एक एंट्री यहाँ एक्स्ट्रा और होगा, वो है अलॉटमेंट के बाद, सॉरी रिपेबल एट पार है ना, रिपेबल एट प्रीमियम होने से एक्स्ट्रा होता है। बात करेंगे दूसरे सवाल के साथ, बट अभी ये जो स्केचिंग हम लोग कर रहे थे सब नंबर 9 हो गया, तो डिबेंचर्स सब नंबर 8, 9 एंड नेक्स्ट कौन सा था? हो गया 10। 10 को किस तरह का सवाल बोलते हो आप? 10 को किस तरह का सवाल बोलते हो? इस से में उस तरह के सवाल को क्या बोले थे? अदर देन कैश। अदर देन कैश में फिर घुमा फिरा के थोड़ा सा जो सम है वो क्या चीज का कंट्रोल चाहिए? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितने का इशू हो रहा है, जब वो प्रीमियम और डिस्काउंट पे है तो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितने का इशू कर रहे हैं, यदि वो प्रीमियम और डिस्काउंट पे है तो एंट्री करते वक्त ध्यान रखना था ना, ड्यू के बाद पेमेंट एंट्री,
ड्यू के बाद व्हाट, पेमेंट एंट्री। तो आपने घटना देखी थी इशू ऑफ शेयर फॉर ए कंसीडरेशन, issue of shares for a consideration other than क्या, cash। issue of share के समय आपको 3 सवाल बनवाए थे, मतलब आपके लेवल पे वो 3 बहुत इनफ है। याद है कुछ? हैंड रिटन लिखे थे, वहां चले जाओ। हैंड रिटन लिखे थे, आखिर कुछ नया बताओ। इससे बढ़िया पहले आप पेज नंबर 80 71 लिखे थे, वही यहाँ भी करना है। बस वहाँ शेयर से रिलेटेड था, यहाँ पे डिवेंचर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डिवेंचर हो जाएगा। ओके, तो क्या क्या लिखे थे? पहले तो जर्नल एंट्री 2, वो जर्नल एंट्री था क्या कि वेंडर से जितने में वादा किए हो, वेंडर तो उतने से ही क्रेडिट होगा, बट बदले में एसेट्स और लायबिलिटी आपको क्या होगा, मिला होगा। मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी आपको मिला होगा। और यदि एसेट्स एंड लायबिलिटी और वेंडर बैठाने के बाद बैलेंसिंग फिगर मैच नहीं किया तो 2 नाम अराइज हो सकता है। डेबिट साइड रहा तो गुडविल, क्रेडिट साइड रहा तो कैपिटल रिजर्व। ठीक उसके बाद वाले एंट्री में अब उस वेंडर को पेमेंट करना था, और पेमेंट करते वक्त जो उसको दोगे वो क्रेडिट होगा। पार पे दिए हो तब तो टेंशन नहीं है, प्रीमियम या डिस्काउंट पे दोगे तो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट, और प्रीमियम पे दिए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट। यही था दूसरा एंट्री। तो पार के समय टेंशन नहीं, बट प्रीमियम डिस्काउंट के समय टेंशन किस बात का, वो जो इक्विटी शेयर कैपिटल का जो फेस वैल्यू है वो बहुत समय सीधे तौर पे नहीं रहता है। तो वो जो वेंडर का अमाउंट है उससे आपको 2 टुकड़े पे डिवाइड करना था, 2 टुकड़े पे डिवाइड करना था। वहां था शेयर कैपिटल में और प्रीमियम डिस्काउंट। लेकिन इस चैप्टर में किस पे डिवाइड करना होगा, डिवेंचर। और डिवेंचर जैसे मैंने अभी कहा बोलचाल की भाषा क्या, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। कौन सा, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। या फिर नंबर ऑफ डिवेंचर को लेकर के फेस वैल्यू से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और उस कैलकुलेशन को करने के लिए मैंने एक चार्ट लिया था 2 अलग अलग तरीके से, प्रीमियम या डिस्काउंट दोनों के लिए। और वो ये था कि यदि नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना हो या शेयर तो नीचे क्या डिवाइड करोगे, और यदि नंबर ऑफ डिवेंचर की जगह फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर निकालना है तो क्या करोगे। ठीक, तो फिर कैलकुलेशन क्या देख रहे थे, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय, डिपेंड करता है नंबर निकालना है तो इशू प्राइस, और वैल्यू निकालना है तो क्या भाई, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ वही तो मैं वहां पे करना था। इशू परसेंटेज लिखे हो ना, वही तो पूछ रहा हूँ। जब आपको डिवेंचर का कैपिटल का नंबर ऑफ इक्विटी से निकालना है तो क्या था, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, और यदि अमाउंट निकालना है तो क्या है, डिवाइडेड बाय इशू परसेंटेज। आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि एमसीक्यू के कुछ सवाल सीधे वैसे होंगे जहाँ कि आप कैलकुलेटर के हेल्प से सीधे बैठा सकते हो।
तो इशू प्राइस और इशू परसेंटेज वो अलग बात है कि इस सवाल में सेम होगा। क्यों? इशू प्राइस और परसेंटेज इस सवाल में, मतलब ये तो 9 की मैं बात कर रहा हूँ, इस सवाल की छोड़ दो। यदि ऐसा कुछ रहता तो सेम होता। क्यों? क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में है ना, किसके रिस्पेक्ट में? इशू प्राइस 110 और इशू परसेंटेज 110%। लेकिन यदि वहीं पे फेस वैल्यू 20 रुपया और 24, तो ये तो पर शेयर का वैल्यू है ना, इसी को परसेंटेज में करके तो क्या होता? चलिए बेसिक बात बताइए। एक शेयर का कीमत 20, इशू हो रहा है कितने पे? 24। शेयर की जगह डिवेंचर वर्ड भी ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना। तो इस 20 और 24 को परसेंटेज में क्या लिखूं? बोलो बोलो, जो आ रहा है मन में। बोलोगे नहीं तो समझोगे कैसे? मेरे कहने से नहीं होगा, जानने के बाद बोलना तो पड़ता है। दुनिया भी मानेगी कि भाई कुछ भी नहीं होता है। दुनिया बोला किससे मानेगी? यूट्यूब के चक्कर में दुनिया मानेगी। बोलो, बोलिए राजधानी जी। परसेंटेज का मतलब बेस क्या करना है? 100 तो इसमें क्या सोच रहा भाई? उससे रिलेटिव फिगर में एक्सप्रेस करिए ना। ये छोटा छोटा चीज भी बताना पड़ेगा। हंड्रेड में एक्सप्रेस करने को ही तो परसेंटेज बोलते हैं। जिंदगी तुम लोग इतना बुझा के रखा है ना, इतना कुछ याद करना चाहता है, जबकि वो चीज याद क्या करना, वो तो हमेशा याद रहना चाहिए, वो हमेशा ही याद रहना चाहिए। मतलब यहाँ 100 था, इसलिए मैंने कहा कि इशू प्राइस भी 110, परसेंटेज भी क्या। लेकिन यदि हमारा 100 की जगह वो वैल्यू क्या हो जाता, 20 और 24 होता, या तो हम ऐसे दे आपको, या फिर हम आपको इंफॉर्मेशन क्या करें। और यदि ऊपर वाला इंफॉर्मेशन है तो नंबर ऑफ डिवेंचर ही निकलेगा, और नीचे वाला इंफॉर्मेशन है तो सीधे सीधे अमाउंट ऑफ डिवेंचर निकलेगा। सवाल एक ही होता है, तुमको लगता है कि नहीं? दो तरह का सवाल है। जैसी जरूरत, अब मान लो कि हमने इस केस में 50,000 रुपया देना था वेंडर को, लेट्स सपोज, और मेरे पास सिर्फ ऊपर वाला इंफॉर्मेशन है, और मुझे जर्नल एंट्री में 2 डिवेंचर लिखना है। मुझे जर्नल एंट्री में क्या लिखना है? एंट्री क्या? वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और यदि प्रीमियम है तो अब ये 50 है, अब यहाँ दोनों वैल्यू बांटना है ना, तो वही तो समझा रहे भाई। अब इशू ऑफ शेयर में भी समझाया, इशू ऑफ डिवेंचर में भी समझाऊंगा। पागल हो क्या? एक ही चीज को फालतू का 2 बार समझाओ, बट समझाना मतलब पागल है। पागल ना यार तुम लोग, वो तुम ही जानता है। पागल मैं हूँ या तुम लोग, वो तो तुम ही जानता है। मेरे को बोलना नहीं है कि मुझे दोनों बार समझाना पड़ रहा है। So that is, यही सवाल था। तो मेरे कहने का मतलब इस 50,000 को क्या करना है? देना है ना।
और यदि मेरे पास सिर्फ ऊपर वाला इंफॉर्मेशन है कि 20 रुपए का डिवेंचर है और 4 रुपए के प्रीमियम पे क्या हुआ, इशू हुआ, तो कैसे उसको डिवाइड करूंगा? तो जब आपके पास पर डिवेंचर का वैल्यू है तो नंबर ऑफ डिवेंचर ही पॉसिबल है निकालना। तब क्या निकालना पॉसिबल है? नंबर ऑफ डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए इसे कितने से डिवाइड कर लूंगा? कितने से करूंगा? फ्रैक्शन में आ रहा है क्या? हमने पूछा फ्रैक्शन में आ रहा है, अब आप नहीं भी बोलता तो फ्रैक्शन में आ रहा था, ठीक है? तो वो फ्रैक्शन में आ रहा था तो थोड़ा सा इसे राउंड फिगर में बदल दो, 24 की जगह इसे कितना कर दे रहा हूँ, 5 रुपया, तो वो फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो 25 हुआ ना, क्लियर है? तो ये जो आया 2000 वो क्या निकला? नंबर ऑफ शेयर्स, डिवेंचर है तो डिवेंचर, यही निकला ना, 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर। यहाँ पे वैल्यू जाएगा ना, कौन सा वैल्यू? फेस वैल्यू। तो 2000 डिवेंचर फेस वैल्यू कितना? 50। तो फिर कितना हो जाएगा? ये है। और दूसरे वाले में 2000 into 5 था, तो कितना हो गया? हो गया ना? तो दो कैलकुलेशन वहां इशू के समय यही समझाया था अदर देन कैश में कि तुम्हारे पास यदि सिर्फ ऊपर वाला इंफॉर्मेशन है तो तुम निकाल क्या सकते हो, पहले नंबर, और फिर बाद में यदि वैल्यू निकालना है तो उसे फेस वैल्यू से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। और मान लो अब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नीचे वाला है, कौन सा? नीचे वाला है, तो फिर यहाँ डिवाइड बाई इशू प्राइस हुआ था, बट नीचे वाला इंफॉर्मेशन है तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इशू परसेंटेज हो जाएगा। डिवाइड बाई इशू परसेंटेज करोगे तो सीधे सीधे क्या निकल आएगा, सीधे सीधे क्या निकल आया, 40,000, यानी क्या निकला, वैल्यू निकला। और यहाँ पहले 2000 नंबर निकला और फिर मल्टीप्लाई करके क्या निकला, 40 निकला ना। तो मैं उस कैलकुलेशन में यही तो समझा रहा था कि क्या आपको नंबर ऑफ डिवेंचर चाहिए या सीधे व्हाट, नंबर ऑफ शेयर्स या डिवेंचर चाहिए या सीधे वैल्यू चाहिए। यदि नंबर ऑफ डिवेंचर चाहिए तब तो इशू प्राइस से डिवाइड करो, और वैल्यू चाहिए तो परसेंटेज, लेकिन मजबूरी है, दूसरा है ही नहीं, तो फिर पहले जो है उससे निकाल लो। पर यहाँ तो हमें क्या बैठाना है, वैल्यू बैठाना है ना। उस चार्ट का मतलब समझ में आया? आपकी मर्जी, 100 में हो तब तो पूरा वही दिख रहा है, लेकिन आप हो किस में उसकी कहानी, क्योंकि ऐसी एंट्री को करते वक्त ये अमाउंट मुझे पता है, करना सिर्फ कौन सा, ये वाला ना, करना मुझे कौन सा, सिर्फ ये वाला। क्लियर? इसके बाद ऐसे चलता है। तो जो मैंने आपको होमवर्क नंबर 10 दिया था डिवेंचर का, वो भी ऐसे ही कैलकुलेशन के कारण दिया था।
मतलब खाली लिख लेता तुम लोग। न समझ में आए तो बोल दिया करो उसी समय। क्या दिख रहा है नंबर 10? मशीनरी कितने में खरीदा गया? 98,000। बदले में क्या दिया गया? 8% डिबेंचर्स, 100 रुपया फेस वैल्यू वाला। देने के बाद 3 तरह की शर्तें हैं, या तो उसे किस पे दिया, फिर 10% डिस्काउंट और 10% प्रीमियम। तो देखा ही है कि पहला जो ड्यू एंट्री है वो तो सेम रहेगा। कौन सा एसेट? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स लिमिटेड। मशीनरी अकाउंट डेबिट सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट टू सप्लायर्स, यानी जो वेंडर है उसका नाम है ये। और खरीदा आपने कितने में? 198,000। 198,000 इसने खरीदा। तो चल रेट चल रहा है। चल वो पहले चालू कर चुके थे, सिर्फ नहीं अच्छा लगे तो पहले चालू कर चुके। एनीवे नेक्स्ट, ठीक है। तो पहला कितना? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स ड्यू एंट्री। अब 3 अलग-अलग सिनेरियो के 3 अलग-अलग एंट्रीज हैं। सिचुएशन है जब फार पे इशू कर रहे हो, तो सिचुएशन बी जब, और सी जब। तो फार पे तो टेंशन ही नहीं नंबर अमाउंट निकालने का, लेकिन प्रीमियम और डिस्काउंट में तो निकालना पड़ेगा। अब नंबर की जगह सीधे सीधे क्या निकाल सकते हो? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, पूरी भाषा लिखो। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर required to be क्या? issued। बी वाला सिचुएशन क्या था? 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट। तो इशू परसेंटेज क्या हो जाएगा? इशू परसेंटेज 90 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कि मुझे डिबेंचर कितने रुपए का इशू करना पड़ेगा? 20। और इस केस में भाषा यही रहेगी, भाषा तो वही रहेगी ना। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिक्वायर्ड टू बी इशूड, बट कैलकुलेशन का तरीका यहाँ बदल जाएगा। 110, तो सीधे सीधे 1 लाख। क्लियर? एक तो, और इधर तो कुछ करके लाभ नहीं, क्योंकि नीचे जब 100 से डिवाइड होगा तो वही आएगा। तो पहले वाले में एंट्री इसको सप्लायर्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना परसेंट डिबेंचर? 8% डिबेंचर अकाउंट। और दूसरे वाले में डिस्काउंट है, तो फिर डेबिट है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ टू 8% डिबेंचर अकाउंट। इधर क्या है? 198, 22 and what? 220, वही तो 220 निकाले थे। और 220 का 10% ही क्या होता है?
220 का और लास्ट वाले में छोड़ के किसने रखा था ये बताया नहीं। जो बोल दिए कि सारा का सारा शेयर वाला है और ये ऐसे शब्दों को आपने वहां सुना है तो फिर काहे को हेडेक। पेज नंबर एक्सेस के लिए 192 सम नंबर एक्सेस का ये क्वेश्चन क्या है। आपने कंपनी ने क्या किया एसेट खरीदा यानी बिजनेस क्या मिला बिल्डिंग 4 lakh मशीनरी 2 lakh फिर stocks 1,50,000 स्टॉक 1,50,000 चेक दिया कितने का 1,50,000 का 120 का और बाकी का 1 lakh और बाकी का उसमें डिबेंचर इशू किया डिबेंचर कितने वाला 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 फिर प्रीमियम ऑफ 25% प्रीमियम ऑफ 25%। सवाल पहले समझो पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या 3 एसेट्स खरीदा वेंडर से खरीदा ना तो विजय लिमिटेड से खरीदे हो तो कुछ तो दोगे क्या दिए हो 1,50,000 चेक यानी बैंक में से गया बाकी का किससे जाना है डिवेंचर से बट डिवेंचर किस पे इशू हुआ तो फिर वो सी वाला कैलकुलेशन कौन सा तो नीचे डिनोमिनेटर में कितना लिखूंगा 125% न्यूमरेटर में कितना लिखूंगा 6 lakhs कैसे आया सारे एसेट्स को प्लस करके फिर चेक वाला वैल्यू लेस करके सब मिला के कितने का खरीदे 7,50,000 माइनस हो गया तो बचा कितने का 66 lakhs और डिवेंचर को 6 का ही देना 6 से रिलेटेड था ना तो 7.5 तो नहीं करोगे तो पहले डिवेंट्री फिर कौन सा रिसिप्ट एंट्री में सप्लायर वो 2 क्रेडिट का उसके सिवा और क्या होगा क्रेडिट एक की जगह 3 एसेट्स ना एक की जगह कितना एसेट 3 क्रेडिट डेबिट और क्या क्रेडिट होगा एक तीसरा टाइम लगता है बोलने में और क्या क्रेडिट होगा इसमें एक और बैंक ऐसा भी तो दिया हो चलो करके दिखाओ जल्दी करो खुद कैलकुलेशन वैसे ही कुछ करोगे फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर रिक्वायर्ड टू बी सून लिखने की भाषा थोड़ा दिखाओगे एंट्री होना अपनी जगह वर्किंग नोट क्या रहेगा फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर
required to be issued. Face value of debenture required to be issued. Face value of debenture required to be issued. क्या आया? 4,80,000. कैसे दिखा है? 7 लाख 7,50,000 में से 1,50,000 चला गया। 6 लाख का ही तो डिबेंचर देना था। 6 लाख डिवाइडेड बाय 120, ठीक है, 4,80,000। जनरल एंट्री बोलो जो दो किए हो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 1.5 लाख, 1,50,000 to Vijay Limited account 7,50,000, ठीक है। फिर उसके बाद विजय लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? तो बैंक में तो 150 चला गया, डिवेंचर में 4,80,000. सिक्योरिटीज प्रीमियम में 1,20,000. एमसीक्यू प्रैक्टिकल का कंट्रोल बढ़िया तो वो भी बढ़िया। एमसीक्यू भी ऐसा ही कुछ होगा कि कितने रुपए का डिवेंचर इशू करना पड़ेगा कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वापस से पीछे चलो, अब एक नए टॉपिक के सवाल में बढ़ते हैं। कोई भी हिस्सा सामने से गुजरे ना समझ में आए बोल दिया करो, बट चुप मत रहा करो, क्योंकि चुप रहने पे यही मान लूंगा कि आप सीख चुके हो। चलिए अब आ जाओ, एक वर्ड जो पहले क्लास में बताए थे, कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल इस चैप्टर में ये वर्ड मिलेगा, उसे देखो कहाँ लिखे थे, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखे हो, कहाँ लिखे हो और किस कॉन्टेक्स्ट में लिखे हो। सिक्योर्ड वाले जगह पे में कौन सा शुरू से चार्ट बोलो, सिक्योरिटी, दूसरा नाम कंपनी एक्ट कहता है, जैसे लॉ कभी पढ़ोगे कंपनी एक्ट तो वहां एक वर्ड है फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज यानी कोई फिक्स सिक्योरिटी दी गई है, फ्लोटिंग कोई फिक्स नहीं है, उस फिक्स सिक्योरिटी वाले को हटा के बाकी सारे। तो वो चार्ट देख रहे थे, सिक्योरिटी लोन लेते वक्त कुछ गिरवी दिए तो नाम क्या रहा, सिक्योरिटी यानी सिक्योर्ड। क्लियर? लोन लेते वक्त सिक्योरिटी यानी सिक्योर्ड दो, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड में भी दो, फिक्स्ड है, और फिक्स्ड में भी प्राइमरी एंड कोलैटरल। प्राइमरी एंड कोलैटरल। फ्लोटिंग में एक नाम था डिवेंचर, कुछ नहीं बोले तो डिवेंचर कौन सा सिक्योरिटी, घर जाके सब लिख लोगे, वो आदत 1000 बार बोले हम, ब्लैंक स्पेस को भरना है आपको। नेक्स्ट आ जाओ, अब उस कोलैटरल और प्राइमरी की बात करो। सपोज करो आप एक बैंक गए और बैंक मैनेजर को क्या बोले, बैंक मैनेजर को क्या बोले, सर कार लोन चाहिए, मतलब ऐसा दीजिए हम खरीदेंगे, यही तो। कार लोन चाहिए मतलब क्या, पैसा दीजिए हम क्या खरीदेंगे, कार खरीदेंगे। दूसरी भाषा में कार खरीद कर क्या है, बोले पैसा आप दे दीजिए, तो बात एक ही है ना। यानी कार का
फाइनेंस आप करिए। अब जब हो सकता है कि कार की कीमत 5 लाख, अपने पॉकेट से 1 लाख दिए और बैंक 4 लाख देगा। तो बैंक जैसे ही कार लोन का 4 लाख दिया, यानी कार ऐसे तो था कितने का 5 लाख, बट बैंक से लोन कितना लिए 4 लाख। अब बैंक से जैसे ही लोन लिए बैंक क्या बोलेगा, भाई मुझे भी इंटरेस्ट तो बात नहीं, सिक्योरिटी क्या देगा, सिक्योरिटी। तो कार लोन के केस में सिक्योरिटी कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो एक सिक्योरिटी का नाम क्या दिए, एक सिक्योरिटी था, एक फ्लोटिंग। अब कार के केस में बैंक क्या बोलता, भाई कोई फिक्स सिक्योरिटी है, फ्लोटिंग नाम जाने वाला नहीं है। अब फिक्स में भी फिर क्या, प्राइमरी एंड कोलैटरल। तो जब कभी आप कार की कीमत जो था वो तो 5 लाख का था, पर 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया क्या किया, वो खुद दिया, 1 लाख रुपया वो खुद दिया ना, सेल्फ। तो वो सेल्फ खुद ही दिया। 4 लाख लोन लिया, और 4 लाख लोन लिया तो बैंक अब लोन रीपे कैसे करना है, मान लो ये 4 लाख रुपया तुम्हें रीपेमेंट करना है 1 लाख रुपया क्या और ये दोगे 4 साल में दोगे, लेकिन बैंक उस समय आपसे क्या बोला, फिक्स सिक्योरिटी। तो फिक्स सिक्योरिटी में एक सिक्योरिटी का नाम प्राइमरी सिक्योरिटी जो मेनली पर्पस होता है ना, वही सिक्योरिटी होता है। प्राइमरी सिक्योरिटी जो पर्पस होता है वही सिक्योरिटी होता है। और प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पे बैंक क्या रख लेगा, कार रख लेगा। तो चलो कार ही जब रख लेगा वो तो क्या रख लेगा, कार का डॉक्यूमेंट रख लेगा, कार का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेगा। मतलब कार का कागज बैंक के पास। जब तक आप कार का पूरा पैसा नहीं चुकाओगे, आप एक तरह से कार के मालिक नहीं हो। आप कार चलाइए, आप है, क्योंकि कार ही यदि वो रख देता तो वो आप अपना काम करते रहिए, कार का पेपर उसके पास। दूसरी भाषा में वो कार आप किसी को तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि आप उसका पूरा पैसा वापस आप कोई बेच दिया तो फ्रॉड, जाली का नहीं बना के भी क्या करेगा, उसी को बोला जाता है ना, फ्रॉड किया उसने। मतलब तुम उसका मालिक नहीं थे, फिर भी तुमने क्या किया, बेच दिया, दैट इज व्हाट, फ्रॉड किया। तो वो चलो, वो तो हटाई दो, तो कार चला रहे थे। लेकिन बैंक क्या बोला, भाई कार का पेपर तो दिया, लेकिन मुझे और कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी चाहिए। कोलैटरल मतलब बैंक आपसे और क्या मांगता है, एडिशनल सिक्योरिटी मांगता है। मतलब और कुछ दीजिए सिक्योरिटी के तौर पे। बोला कार का कागज तो दे दिया, अब क्या चाहिए, 5 लाख रुपए का कार का कागज तो दे दिया, 1 लाख तो हम दिए थे, जबकि 4 ही आप दिए थे, कागज हम कितने कर दिए, 5 लाख का दिए ना। फिर भी बैंक बोलता ना हमको और कुछ सिक्योरिटी चाहिए, तभी हम 4 लाख का लोन क्या करेंगे। अब पहली बात की क्यों बोलता है बैंक ऐसा, फर्स्ट पर्पस कि बैंक हमसे प्राइमरी सिक्योरिटी तो जो पर्पस के लिए लिए थे
हाउसिंग लोन लेंगे तो हाउसिंग का पेपर रख लेगा, कार लिए तो घर का पेपर लिख लेगा, तो वो प्राइमरी ऑलरेडी होता है। स्टॉक या नहीं, वर्किंग कैपिटल लोन लिए तो स्टॉक का एक तरह से अधिकार उसका, भले ही वो मेरे पास है बट राइट उसका। तो उसी तरह कोलैटरल वो मांगा, तो मांगने का कारण क्या है, थोड़ा बहुत वो भी चलेगा। क्यों एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बैंक लेता है, और सिक्योरिटी क्यों लेता है बैंक, पहले ये बात करें। एक्स्ट्रा तो बात की बात है, पैसा नहीं दोगे उसी को बेच करके अपना पैसा रिकवर, मतलब बुरा सोच के लेता है। क्या सोच के लेता है? अच्छा सोचने में दिक्कत का, अच्छा मैं तो अब पैसा वापस दे दिया, बात खत्म, तब तो कोई सिक्योरिटी का जरूरत नहीं। ये जो कुछ भी लिया गया बुरा सोच करके, अनसिक्योर्ड में कुछ दिए नहीं हो तो फिर उसको रिकवर करना मुश्किल। सिक्योर्ड में ये सोच करके लिया कि आप नहीं दोगे तो वो सामान बेच करके मैं अपना पैसा रिकवर कर दूंगा, यही तो था। कागज तो ले लिया है, पैसे तो बेच नहीं सकता हो, तो फिर बैंक उल्टा फ्रॉड का केस कर देगा उस पर। पैसा नहीं देने का केस एक, दूसरा कौन सा केस, फ्रॉड का केस। एक कागज मेरे पास और मेरा सामान वो क्या तो फिर क्यों लेता है सिक्योरिटी, बुरा सोच करके। अब एक्स्ट्रा क्यों लेता है उसकी बात करें। लेट्स सपोज 4 लाख का लोन लिए थे, 2 साल बढ़िया से आप पैसा चुकाए उसका, in 2 years आप उसका पैसा सही से चुका रहे थे, तो 2 साल में कितना चुका चुके होंगे? 2 लाख। तो अभी भी बैंक पाता है कितना उसका? तीसरे साल पैसा देने की बारी आई, तीसरे साल पैसा देने की बारी आई, कोरोना के चक्कर में उसने उसको क्या किया? मान लो तीसरे साल के आखिरी दिन बोला सर हम पैसा नहीं दे पाएंगे, ये कार अपना पकड़ो, कार अपना क्या करो, पकड़ो, मेरा बिल छोड़ो। भाई गिरवी दिए थे, सिक्योरिटी था, ये हम कार बेच नहीं रहे, ये कार हम आपको क्या वापस दे देंगे। बैंक कितना पाता है? 2 लाख। खाली 2 ना और भी ब्याज तो पाएगा ना, वो सब ब्याज तो उधर जो देना था वो दे ही दिया, लेकिन 2 लाख पे साल भर का ब्याज भी हो गया। अब वो कार बैंक बेच करके अपना पैसा क्या करेगा? किसी को बुलाया, बोला भाई ये कार ले ले, सामने वाला बोला 50,000 रुपया देंगे। कितना हजार रुपया देंगे? अब कहानी क्या था, वो आदमी बोला देख लीजिए कार का हाल क्या है, कार का हालात क्या है। मतलब जिसको नहीं देना था तो 12 बजा के रख दिया कार, जानता था देना तो तो उस कार का जितना रफ यूज करना था क्या किया? पूरा रफ यूज, देना नहीं है, लास्ट में ले जाके दे देंगे, खाली चक्का चारों दिखना चाहिए और ऊपर से ढांचा दिखना चाहिए, ऊपर से स्ट्रक्चर और ढांचा दिखना चाहिए। और भाई हम आपका कार दे दिए, समझ यही है मेरा था। इसीलिए जब बेचने की बारी आई तो कोई क्या बोला, 50,000 ही देंगे भाई, और हम देने वाले नहीं है। तो बैंक का वैसे भी नुकसान कितना दिख रहा है, और लोन लेने वाला क्या बोलता सर हमको क्या दोष है, हम तो आपका कार वापस दे दिए ना। मेरा क्या था, हमने तो जो कार गिरी था हमने वापस क्या किया, दे दिया। And that is why bank demanded what? बोलता भाई 2 लाख का और कागज दे, 2 लाख रुपए का क्या कर, और कुछ दे, एसेट्स गिरवी, और कुछ गिरवी दे अपार्ट फ्रॉम व्हाट, वो तो गिरवी है ही है, वो तो चल मेरे ही ना इधर, या तो तू लैंड का कोई पेपर दे, या तो कोई कहीं फिक्स डिपॉजिट होगा तो दे, या फिर LIC का बॉन्ड दे,
मतलब कुछ भी दे भाई, ये सब चीज। अब ये सब देख के उसको एक तरह से बोल सकते हो कि आप अपना लोन लोगे, लेकिन जब बैंक मांगा तो क्या बोला तुम, सर होता तो फिर आपसे क्यों मांगा। जब ये सब मेरे पास होता, जब होता तो हम ही उससे जुड़ करके ले लेते ना, फिर हम आपसे मांगने ही क्यों आते। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बैंक बिल्डिंग है वो भी अब किसी को गिरवी दे के रखा है, हाउसिंग लोन चल रहा है। तो चीज से क्या ये सब तो मेरे पास है ही नहीं, और ये सब है नहीं तो हम दे कहां से। चलिए ये कार की बात कर रहे थे, मैं कार की जगह इसे एक कंपनी में कन्वर्ट कर दूंगा और कार की जगह मैं इसे नाम दे दूंगा मतलब प्लांट एंड मशीन। मतलब एक कंपनी को मशीनरी चाहिए ना काम करने के लिए, तो मान लो कार की जगह ये मामला हो जाए किसका, मशीनरी कंपनी का। अब कंपनी भी बैंक हो गई तो बोली देगी मेरे पास कुछ है नहीं, आप मशीन दोगे तो प्रोडक्शन चालू करेंगे, तभी कुछ है मेरे पास, और कोई एसेट गिरवी देने के लिए नहीं है। अब मेरा प्लांट एंड मशीनरी का पेपर तो गिरवी है ही है, बैंक को कुछ सूझ नहीं रहा, मैनेजर जो लोन लेने वाला उसको भी कुछ सूझ नहीं रहा, पैसा लोन मशीनरी चाहिए काम करने के लिए। तो फिर तुम समझदार थे, तुमने एक प्रपोजल दिया बैंक को और उसको भी, दोनों। क्या बोला भाई, कितने का कोलैटरल सिक्योरिटी मांग रहा वो, 2 लाख रुपए का। तो बोला 2 लाख रुपए का वो कोलैटरल सिक्योरिटी मांग रहा है, तो तुमने एक प्रपोजल दिया बैंक को, एक काम करिए 2 लाख का कौन बोलता, 20 लाख का ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 20 लाख का। ए लिमिटेड का ये बिजनेस था, तुम कंपनी के कंसल्टेंट थे, तुमने कंपनी को कंसल्टेंसी दिया कि तू 20 लाख रुपए का डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे क्या कर दे, 20 लाख रुपए का डिबेंचर कंपनी को कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे क्या कर। अब 20 लाख रुपए का डिबेंचर में क्या क्या देना पड़ा होगा उसको, डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या देना पड़ा होगा, सर्टिफिकेट कैसा होगा, एक कागज में लिखा होगा, एक पीस ऑफ पेपर ही होगा ना। एफडी भी तो पीस ऑफ पेपर होगा, लेकिन बैंक में पैसा जमा किया होगा। ये कंपनी का अपना डिबेंचर है, और ये डिबेंचर तुमने ये लिमिटेड को सलाह दिया, बैंक को भी बोला ले लो, बैंक बोला ठीक है भाई 20 लाख का डिबेंचर तो क्या खराब है, तुम डिफॉल्ट करेगा तो 20 लाख रुपए हम तेरे से और क्या करेंगे, ले लेंगे। बट इस डिबेंचर पे बैंक को ब्याज नहीं मिलेगा, ये तो क्लियर है। इस डिबेंचर पे बैंक को ब्याज, क्योंकि ये कोई रियल डिबेंचर तो है नहीं ना। कंपनी को इस डिबेंचर के बदले में क्या बैंक पैसा दिया है, वो तो गिरवी के तौर पर रखा है। अब यहाँ तुम मान लो ए लिमिटेड हो, सपोज करो कि आप में से ही कोई एक ए लिमिटेड, चलो नाम ले लेते हैं क्योंकि नाम से थोड़ा फील होता है, खुशी पोद्दार ए लिमिटेड, कंसल्टेंसी प्रीति चौधरी दे दी है कि खुशी को भाई तू 20 लाख रुपए का डिबेंचर बैंक को क्या करे, दे दे पेपर, तेरे को प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा, मिल जाएगा। अब खुशी क्या बोलते, 20 लाख का पेपर क्यों दे, 20 लाख का पेपर क्यों दे, 20 लाख का डिबेंचर से हम लोगों से पैसा 20 लाख ना ले, 20 लाख का डिबेंचर से लोगों से पैसा ना ले ले, बैंक को 20 लाख का पेपर क्यों दे। तो बैंक क्या बोलता है, तो फिर मेरे पास क्यों है, जब लोगों से तो बैंक क्या बोलेगा, मेरे पास क्यों आया, जब लोगों से ही 20 लाख ले ले डिबेंचर देके।
तो फिर खुशी क्या बोलती है, वही तो नहीं है, गुडविल तो नहीं है, लोग नहीं है। गुडविल तो लोग ले ही तो नहीं रहे थे, तब तो लोगों को ही क्या करते देख के ले लेते, फिर प्लांटेड मशीन में भी क्या करते खरीद लाते। तो गुडविल तो है नहीं, तभी तो बैंक आपके पास आए हैं। और आप गिरवी मांगते वक्त ये भी मांग रही है, तो अब किसी को समझ में अपना आरती के चलो लिख के देते हैं, लिख के 20 लाख का क्या लेते हैं। अब जब खुशी को समझ में आया तो बोला सर 20 क्यों बोल रहे हो, हम 2 करोड़ का लिख के दे रहे आप 20 ही मांग रहे थे, हम आपको कितने का लिख के दे रहे हैं, 2 करोड़ का लिख के दे रहे, मतलब लिख के ही तो देना है। कौन सा मुझे उसका मतलब देने की जरूरत है, मुझे तो 2 करोड़ का ही दे दीजिए ना, मतलब पैसा चुका देंगे, पेपर बाद में फाड़ के फेंक देना है, पेपर बाद में फाड़ के क्या करना है, कौन सा उस पैसे का मुझे ब्याज देना है, बस एक गारंटी के तौर पे मुझे वो पेपर दे देना है। और वो पेपर जिसका कि फिलहाल मैं किसी को दे भी नहीं रहा हूँ और मेरा कुछ लग भी नहीं रहा, एक कागज पे 20 लाख की जगह 2 करोड़ 2000 करोड़ कुछ भी लिख के क्या करना है, दे देना है। और मेरी नियत साफ है, मेरी नियत साफ है मतलब पैसा तो हम चुका ही देंगे, और जिस दिन हम चुका देंगे उस दिन के बाद उस कागज का कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज हमने तो आपका पूरा पैसा पे कर दिया। अगर कुछ हो गया डिफॉल्ट होता तो वो उस कागज के नॉमिनल डिवेंचर को रियल डिवेंचर में बैंक क्या करेगा, कन्वर्ट करके आपसे पैसा मांगेगा। और डिवेंचर आपका कौन सा है, प्रोटीन सिक्योरिटी, बाकी सारे एसेट्स वो पैसा क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा। रियल डिवेंचर में कन्वर्ट करेगा तो ब्याज मांगना भी क्या करेगा, चालू कर देगा। ऑब्वियसली जितना पाता है उतने का ही क्लेम करेगा ना। अब मेरे को 4 लाख का लोन दिया हो तो क्या मैं आपको डिस्काउंट का थोड़ी दिया तो तुम्हारा सारा तुम्हारा 4, तुम जितना पाते हो उतना ही लोगे ना, बाकी तो आप वापस क्या करोगे, कर ही लोगे। तो इतनी कहानी से क्या समझ में आया, बोले तो बहुत बढ़िया काम था, कागज में लिख के दे देना था, और लोग क्या करना था, ले लेना था। अब तो मतलब यही रहा कि यदि बैंक सिक्योरिटी मांगता है, आपकी नियत साफ है और वैसे है तो फिर सामने वाले को सिक्योरिटी देने में कोई हिचक नहीं होती है। हाँ, एक्सीडेंट के केस में कभी कभार बुरा हो सकता है, बट इन नॉर्मल सिनेरियो कहीं कोई खास असुविधा नहीं, आप अपना कमा के पैसा वापस दे दो, बैंक भी आपका कागज वापस कर देगा। वो बस एक गारंटी के तौर पे आपकी जमीन का पेपर रखता है, एफडी का पेपर रखता है, कुछ भी। अब इसी घटनाक्रम को आपके चैप्टर में जगह दे दी गई, डिबेंचर इश्यूड एज, इसी घटनाक्रम को डिबेंचर इश्यूड एज क्या, कोलैटरल सिक्योरिटी। तो कोलैटरल सिक्योरिटी, तो जहां लिखे थे कोलैटरल, कोलैटरल का मतलब क्या रहा, एडिशनल सिक्योरिटी, वहां कुछ कहानी लिखा हुआ है, देखो तो कोलैटरल सिक्योरिटी वाले जगह पे इस कहानी के बारे में बात कर रहा था, वो थोड़ी बुकिश भाषा में लिखी हुई है। पेज नंबर 94। इस पेज में कहानी कोलैटरल सिक्योरिटी को लेके था, ऑलरेडी आप पहले ही वहां पे डिफाइन कर चुके हो। यहाँ डिबेंचर को कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे आप इशू कर रहे हो एडिशनल, तो नीचे कुछ पैरा है, पहले उसे आराम से पढ़िए। पहले 2
फर्स्ट पैरा सिर्फ पढ़ो। फर्स्ट पैरा क्लियर? तो सिंपली कहानी की बिजनेस के सिलसिले में हम लोग कागज का सिर्फ यूज करके इंसान अपने मकसद या अपना काम निकाल लेता है। बिजनेस के सिलसिले में हम लोग सिर्फ कागज को यूज करके भी लोग अपना काम निकाल लेते हैं और कागज के भरोसे भी आपका काम हो जाता है। ऐसा ही कागज का सहारा लेके और एक काम अकाउंट्स में डिस्कस किए होंगे थोड़ा एक चैप्टर में कि कागज के सहारे से बिल्स ऑफ एक्सचेंज काम निकाल लेते थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में किससे काम निकाल लेते थे? उस घटना का नाम क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उस ट्रांजैक्शन का नाम का जहाँ पे कागज के सहारे आप अपना काम निकाल लेते हो। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम व्हाट? क्या करते थे हम लोग उसमें? एक बिल का 3 महीने का समय है और शुरू में ही वो कागज ले जाके बैंक को क्या करते थे? बोल देते थे सर पैसा दे दीजिए, ये पैसा 3 महीने बाद आपको क्या होगा? मिल जाएगा। और लोग 3 महीने के ड्यू डेट पे फिर पैसा अपना काम निकल करके उसका दे देते थे। तो कागज के सहारे भी बिजनेस अपनी जरूरत को क्या करता है? पूरा कर लेता है, पूरा कर लेता है। क्लियर है? तो यहाँ भी वही हुआ, डिवेंचर के कागज के सहारे उसने अपनी जरूरत क्या की? पूरी कर। और इन सब बातों से एक चीज समझ में आता है जिसका थोड़ा सा ध्यान इंसान को रखना चाहिए। गुड, वो सही रहा तो इंसान कागज के सहारे भी अपना काम क्या कर सकता है? निकाल सकता है और वो कभी टूटे नहीं। तो फिर जिंदगी में आप बड़ा से बड़ा काम भी आराम से कर सकते हो। दैट इज, अब ये जो डिवेंचर इशू हुआ था किस लिए? कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे डिवेंचर किस लिए इशू हुआ था? किस लिए इशू हुआ था? लोन लेने के लिए। तो जब डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी होगा ना, तो नेचुरल है इस घटना के दो बिंदु। एक कि इस घटना में आप लोन एक ले रहे हो, लोन क्या करो? ले लो। और दूसरी तरफ आप उससे डिवेंचर दे रहे हो। आप उससे डिवेंचर इशू करना गलत वर्ड थोड़ा है, डिवेंचर सर्टिफिकेट क्या करो? दे दो। दो घटना है ना, तो दोनों घटना एक साथ एक सीक्वेंस में है, लेकिन दोनों है तो इंडिपेंडेंट ही, अलग अलग। तो इस घटना का एंट्री अलग होगा, उस घटना का एंट्री अलग होगा। क्लियर है? इस घटने का एंट्री जिंदगी में बहुत बार पड़ेगा। क्या होगा? इस घटना का सिंपल जनरल एंट्री, पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है और लोन बैंक दिया तो उसका नाम एक तरह से क्या दे दी? सिर्फ लोन अकाउंट। ये तो घटना था, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। क्लियर है? तो लोन दिया, सिंपल। क्लियर है? नेक्स्ट, बदले में डिवेंचर दिए हो। बदले में डिवेंचर क्या किए? दिए हो, इसका एंट्री भी होगा। तो ध्यान रहे, इसमें कोई फिनेंशियल पोजीशन में चेंज नहीं हुआ। क्या वो लोन आपकी उस डिवेंचर दिए थे, क्या उसकी लायबिलिटी सेटल हुई थी? जब डिफॉल्ट करोगे तब होगा ना। अभी तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही क्या किए दिए हो, तो रियल में तो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं हो।
तो वहाँ दो सिचुएशन है, वहाँ दो सिचुएशन ये है कि या तो कोई एंट्री पास नहीं करो, ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो क्या गुड, इवेंट है बट ट्रांजैक्शन नहीं, क्योंकि बातें हुई है लेकिन उसके कारण फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो या तो एंट्री करो ही मत। लेकिन फिर कुछ लोगों को लगता है ना दिल नहीं मान रहा है कुछ करेंगे, तो फिर ऐसी घटना ये कि इसमें हम लोग कभी कभी अकाउंट्स में फॉल्स एंट्री भी करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं फॉल्स एंट्री, मतलब उस एंट्री का बुक्स में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, पड़ेगा ही नहीं, और वो फॉल्स एंट्री है फॉल्स एंट्री है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। अब वो फॉल्स कैसे है, एक बैलेंस शीट का सहारा लेके बता दे। बैलेंस शीट ऐसे तो शेड्यूल 3 बनता है बट मैं टी चार्ट में ही या टी में ही बात करूं। लायबिलिटी है और डिवेंचर इधर लिखूंगा, मान लो 4 लाख रुपया। सस्पेंस एसेट्स है, जब तक कि आपका डिवेंचर कैंसिल नहीं हो रहा वो एंट्री पड़ा रहेगा। डिवेंचर सस्पेंस इस तरफ, दोनों तरफ। अब इधर वाला चीज इधर आता है तो क्या होता है, वो तो बहुत सा है, तो उधर दिखा के तो कोई लाभ, तो फिर इधर से काट दिए, इधर क्या दे दिए, डिवेंचर क्या है वो बहुत एंट्री, बस अपने मन को सुकून में रखने के लिए आप वो एंट्री कर सकते हो। नहीं चाहते तो ऐसे ही सुकून में हो तो क्या है। Nifty Limited being in need of further capital issued to public 3,15% debenture, mortgage debenture at a premium of 2% secured on land and building of the company। इस सेंटेंस का मतलब मालूम हुआ, इस लाइन का मतलब डिवेंचर इशू करोगे तो कुछ गिरवी दे सकते हो ना, फिर तो लैंड एंड बिल्डिंग आपने गिरवी दिया, कुछ खरीदा वर्जा नहीं, तो सिक्योरिटी देने का तो कोई एंट्री नहीं है। अननेसेसरी नाम से कंफ्यूज मत होना। In addition, it raised from the banker the loan of rupees 75,000 secured on plant and machinery of the company। ये तो फिक्स सिक्योरिटी हुआ ना, लोन लिए and by issue of 1 lakh डिवेंचर एज ए व्हाट, बदले में 1 लाख रुपए का डिवेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे दिए। So the what shall entry in the company book and how they will appear in the what बैलेंस शीट। यही तो है। तो दो घटना है, एक सिंपल इशू करने का और दूसरा कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू करना। चलो एंट्री सिग्नेचर इशू करने का, तो पहली लाइन के लिए जनरल एंट्री क्या होगा, फर्स्ट लाइन भाषा भले को कंफ्यूज कर रही है, इशू करने पे कुछ गिरवी तो इशू किए ना, तो इशू का सिंपल एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। चलो लिखो फिर। मॉर्गेज की एक नाम है, गिरवी दिए हो बस। मतलब गिरवी रखे हुए डिबेंचर, मतलब मॉर्गेज डिबेंचर वो डिबेंचर जिसके अगेंस्ट में कुछ गिरवी दिए हो, उसके अगेंस्ट में कुछ मॉर्गेज यानी कुछ गिरवी दिए हो। तो टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इधर का 3 लाख और प्रीमियम कौन बोलेगा? 3,06,000 3,06,000 3 लाख प्लस 2% तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3,06,000। मॉर्गेज भी एक तरह का नाम है, ओके। और मॉर्गेज का मतलब भी कुछ देना पड़ेगा, तो क्या दिया है वो? टेनेंट बिल्डिंग। तो मॉर्गेज देने का कोई एंट्री नहीं होगा। चलो दूसरा एंट्री क्या? दूसरा एंट्री क्या मालूम तो है? एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करते हो ना, उसी तरह डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या? 12% डिबेंचर, 12%, 15%, 15% डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अमाउंट क्या चला? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3,06,000, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 3,06,000, डिबेंचर अकाउंट 3 लाख और प्रीमियम 6,000। क्लियर? ये दो एंट्री डिबेंचर को सिंपली इशू करने का, ओके। नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था? बैंक से लोन लेना और डिबेंचर को कोलैटरल सिक्योरिटी पे, बोले ना? तो दो एंट्री क्या था पहले? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ओके। कितना? 75,000। और दूसरा उधर वाला 75,000 ये हो गया। नेक्स्ट कौन सा? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, so 15% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर अकाउंट। पिछले क्लास का कंफ्यूजन अदर देन गैस वो थोड़ा सा क्लियर रखो, और आज सीखे हो डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। क्लियर है? होमवर्क सम नंबर 12, 13, चलो रहने दो बाकी अभी क्लास